Welcome dear students. Now in this video lecture we'll be talking about fertilization, its type and the block to polyspermy. तो इन सारी चीजों को हम फर्टिलाइजेशन नाम के टॉपिक के अंडर ही पढ़ लेंगे. तो बेसिकली there are two types of fertilization: external fertilization and internal fertilization. External fertilization, as the name suggests, fertilization takes place externally. मतलब कि फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, राइट. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी. फीमेल के रिप्रोडक्टिव एरिया में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब फर्टिलाइजेशन होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज internal fertilization. Now talking about the eggs, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल लेंगे हम सी अर्चिन, और ये होगा हमारे सामने सी अर्चिन का एग. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में हम लेंगे माउस एग को, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम माउस के केस में देखेंगे. तो पहले हमको एग समझना होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाले ऑर्गेनिजम्स में एग कैसा रहता है. पहले बात करते हैं सी अर्चिन के एग के बारे में, जिसमें सबसे बाहर की लेयर हमें दिख रही है, विच इज नथिंग बट जेली कोट. क्या कहेंगे इसको? जेली कोट. जेली कोट के बाद लगती है वाइटलाइन मेम्ब्रेन. वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाद आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ वेसिकल्स दिख रहे हैं, एंड दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विथ सम केमिकल्स, जो कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं. These vesicles are nothing but cortical granules. The same cortical granules are also present inside the mouse egg. ये माउस एग के अंदर भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दिखेंगे. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, these are filled with some proteins and also some carbohydrate. यहाँ पर सीरीन प्रोटीएज रहेगा, ओवास्टैसिन रहेगा, and there will be some mucopolysaccharides. ये होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कंटेंट. ठीक है, सीरीन प्रोटीएज एंजाइम रहेगा, ओवास्टैसिन प्रोटीन रहेगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड रहेगा, और इसका काम है रिसेप्टर्स को रिमूव करना. अब रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? तो देखिए रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे. दिस रिसेप्टर विल रिसीव स्पर्म. स्पर्म के ऊपर कुछ प्रोटीन रहेंगे जो इन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट. एंड इन केस ऑफ द सी अर्चिन एग, स्पर्म जहां पर बाइंड करेगा उसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं. ये देखिए ऐसे बाइंड करेगा स्पर्म, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी यहाँ पर.
और इन रिसेप्टर को हम कहेंगे EBR1 रिसेप्टर। These receptors are known as EBR1 receptor। तो यह है सी अर्चिन एग के बारे में। अब हम जाते हैं माउस के एग के पास और देखते हैं कि सबसे बाहर की लेयर ये कोई जेली लेयर नहीं है, दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस वी कैन से सेल्स, जिसको हम कहेंगे लूजली अरेंज सेल्स, और इस लेयर को हम कहेंगे क्यूमुलस। क्यूमुलस is made up of loosely arranged cells, loosely arranged cells। और फिर बाद में जो लेयर आती है, दिस इज नथिंग बट जोना पेल्यूसिडा। दिस लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं नोन एज ZP प्रोटीन और जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन। देखिए यहाँ पर हम रिसेप्टर्स दिखा रहे हैं। दैट इज ZP प्रोटीन और जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन। इसमें ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4 प्रोटीन भी रह सकते हैं। ह्यूमन एग के केस में ZP4 प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फिर बाकी की चीजें तो सेम रहेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा के बाद में न्यूक्लियस है, राइट, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियस, राइट, ये न्यूक्लियस हो गया। तो एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड एग एंड इंटरनली फर्टिलाइज्ड एग, इन दोनों में काफी फर्क है। एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड एग को फीमेल वाटर में ले करेगी, वाटर के अंदर छोड़ देगी, उधर से मेल आएगा और स्पर्म को एग के ऊपर छोड़ देगा। तो वाटर एज अ मीडियम यूज करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि सीमेन और वी कैन से स्पर्म डिपॉजिट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन लेट अस टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा। तो देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तीन प्रकार के हैं, ओविपेरी, वीवीपेरी एंड ओवोवीवीपेरी। ओविपेरी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद एग को बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से एग लेइंग मैमल्स और वी कैन से एनिमल्स, सॉरी, एग लेइंग एनिमल्स ये ओविपेरी में आते हैं। मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वे अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, बर्ड्स ले लीजिए आप, बर्ड्स, रेप्टाइल्स and monotremes, these are egg laying mammals। ओके, मोनोट्रीम्स के एग्जांपल आएंगे प्लेटिपस एंड एक्डीना। वैसे तो मोनोट्रीम्स विविपेरी में आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे मोनोट्रीम्स है जो ओविपेरी में आते हैं। ठीक है, देन विविपेरी दैट मीन्स ये इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया। ठीक है,
एग्जाम्पल आएंगे ऑल मैमल्स एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स, क्योंकि मोनोट्रीम्स मैमल्स तो हैं लेकिन वो लाइव बर्थ नहीं देते, वो एग ले करते हैं। और ओवोविविपेरी में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको वहीं पर रखा जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता, और फिर बाद में अंदर एग का हैचिंग होता है और डायरेक्टली बर्थ गिव किया जाता है नए इंडिविजुअल को। तो ओवो ओविपेरी विविपेरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ओवो विविपेरी। अंडे तो दिए जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं डाले जाते फीमेल की बॉडी की, वो अंदर ही रखे जाते हैं, अंदर ही डेवलप किए जाते हैं, और नए यंग वंस एग हैच करके बाहर आते हैं। स्नेक्स के केस में ऐसा होता है, द एग इज रिटेन्ड इन फीमेल बॉडी एंड नरिशमेंट is through yolk. Later, birth, we can say egg hatches and birth is given. ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा स्नेक्स एंड शार्क के केस में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ट देख लिया है। अब फिर से हम हमारे फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हमने देखा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसे दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन रहते हैं। अब पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में हमने थोड़ा याद करो, देखा था कि सबसे बाहर की जो लेयर है इट इज नथिंग बट जेली लेयर। ये आ गई जेली लेयर, उसके अंदर थी वाइटलाइन एनवलप या वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये देखो वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी आ गई पिंक कलर की। और फिर बाद में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की, ये देखो ये भी आ गई। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला जो इवेंट होता है वो है कीमो अट्रैक्शन। क्योंकि जहां पर एग प्रेजेंट है वहां ही सराउंडिंग में स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है, तो स्पर्म को एग की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब कि एग को कुछ ना कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करने चाहिए जो स्पर्म रिकॉग्नाइज करे और बाद में स्पर्म एग की तरफ अट्रैक्ट हो, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट कीमो अट्रैक्शन। ठीक है, फिर कीमो अट्रैक्शन होने के बाद स्पर्म कांटेक्ट करेगा जेली लेयर को, फिर जेली लेयर को पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा तो फिर बाद में वाइटलाइन एनवलप को कांटेक्ट करेगा, फिर बाद में वाइटलाइन एनवलप को पेनिट्रेट करेगा, फिर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर बाद में फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इवेंट आता है इट इज नथिंग बट कीमो अट्रैक्शन। ठीक है, पहला कौन सा आएगा, कीमो अट्रैक्शन। So in case of chemo attraction, we say that egg secretes some chemicals known as resect or spiract, which is basically a 14 peptide molecule. That means it is made up of 14 amino acid. देखो ये रहा हमारा egg. The egg is secreting some kind of chemicals, and that chemical is nothing but 14 amino acid resect or spiract. The signal resect and spiract is received by sperm. Initially,
स्पर्म ऐसी मूवमेंट कर रहा था, राउंड मूवमेंट कर रहा था, लेकिन जब स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर ग्वानिलिल साइक्लेज नाम के रिसेप्टर ने रिसीव किया सिग्नल को, तो अब स्पर्म एक्टिव हो जाएगा और वह विप्लैश मूवमेंट करेगा, मतलब कि विगरसली वह माइग्रेट करेगा एग की तरफ। तो हियर रिसेप्टर ग्वानिलिल साइक्लेज जैसे ही रिसीव कर लिया इसने रिसेक्ट या स्पिरेक्ट को, रिसेप्टर ग्वानिलिल साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक जीएमपी की वजह से अब स्पर्म के अंदर कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन होने के बाद अब विगरस मूवमेंट होगी फ्लैजेला की। ठीक है, फ्लैजेला की विगरस मूवमेंट होगी, और फ्लैजेला की विगरस मूवमेंट होगी तो अब हम कहेंगे कि स्पर्म ट्रैवल करेगा एग की तरफ। राइट, स्पर्म ट्रैवल करेगा एग की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेक्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिक स्पीसीज, मतलब कि रिसेक्ट और स्पिरेक्ट these are species specific। ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रॉग का रिसेक्ट फ्रॉग का रिसेक्ट कोई दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स के स्पर्म रिसीव करेंगे। फ्रॉग का रिसेक्ट फ्रॉग के ही स्पर्म रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये है पहली टाइप ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। कौन से लेवल पर? कीमो अट्रैक्शन के लेवल पर। स्पीसीज स्पेसिफिसिटी मेक श्योर करेगी कि सेम स्पीसीज के ही स्पर्म ने सेम स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज करना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, कीमो अट्रैक्शन। राइट, नाउ सेकंड स्टेप आती है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर कोट और जेली कोट। जेली कोट मतलब कि जो येलो कलर में हमने दिखाया था जेली कोट, याद रखना जेली कोट को बाइंड होते से ही अब स्पर्म के अंदर तीसरी स्टेप होगी विच इज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब कि स्पर्म के हेड के अंदर हमने जो एक्रोसोम पढ़ा था विच इज अ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, उसका रप्चर होगा और उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो जेली कोट को पेनिट्रेट करेंगे। राइट, स्पर्म recognizes sulfate containing polysaccharide present on jelly coat। जेली कोट के ऊपर प्रेजेंट पॉलीसेकेराइड को, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है स्पर्म, और फिर बाद में एक्टिवेशन होता है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का, एक्रोसोमल रिएक्शन का। So basically acrosomal reaction involves release of hydrolytic enzymes। These hydrolytic enzymes are responsible for breakdown
of jelly coat, and that leads to pore formation. That leads to pore formation. ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली थोड़ा देखने की कोशिश करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। देखो ये स्पर्म का हेड है, और स्पर्म के हेड में हमें दिख रहा है कौन, कि एक्रोजोम। इतना पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक्रोजोम, राइट, ये इतना है एक्रोजोम। तो देखो एक्रोजोम जो है उसके अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो गए, ये देखिए रिलीज हो गए, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबुलर एक्टिन है वो आगे जाकर फिलामेंटस एक्टिन में कन्वर्ट हो गए, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट बन गई वहां पर। तो बेसिकली एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का बनना ये पेनिट्रेट करता है एक्रोजोम को अंदर की तरफ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्रोजोम जेली लेयर को पेनिट्रेट करे, पोर फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा। तो ये सिंपल डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करती है कि एक्रोजोमल रिएक्शन कैसे होगी। और ये भी बात याद रखना कि एक्रोजोमल रिएक्शन के साथ साथ, मतलब कि एक्रोजोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, एक्रोजोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्रोजोम प्रोसेस का भी फॉर्मेशन होता है। एक्रोजोम प्रोसेस इज नथिंग बट दिस, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट इज नथिंग बट एक्रोजोम प्रोसेस। ठीक है, देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम प्रोसेस। एक्रोजोम प्रोसेस में जो जी एक्टिन है वह पॉलीमराइजेशन होके एफ एक्टिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज नोन एज रो बी प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज नथिंग बट रो बी प्रोटीन। तो जी एक्टिन को एफ एक्टिन में कन्वर्ट करने के लिए, पॉलीमराइज करने के लिए रो बी प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, देन अब एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद जेली लेयर जो है वो तो पेनिट्रेट हो गई। अब आगे स्पर्म की बाइंडिंग होगी वाइटलाइन मेम्ब्रेन के साथ। और अब यहां पर सेकंड लेवल ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी। पहली स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन कीमो अट्रैक्शन के लेवल पर हो गई, राइट। और अब जो दूसरी स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है दैट ऑकर्स एट द वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन कैसे होगी, देखो स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं बाइंडीन प्रोटीन। sperm head is having बाइंडीन प्रोटीन, और ये बाइंडीन प्रोटीन इंटरेक्शन परफॉर्म करता है EBR1 रिसेप्टर के साथ, जिसको हमने रेड कलर में दिखाया था एक वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट, या एक वाइटलाइन एनवलप के ऊपर। तो बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर इज नथिंग बट स्पीसीज स्पेसिफिक, राइट। फ्रॉग का बाइंडिंग फ्रॉग के ही EBR1 रिसेप्टर के साथ एसोसिएट हो सकता है, राइट। तो बेसिकली यहां पर बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर इंटरेक्शन स्पीसीज स्पेसिफिक होने की वजह से दूसरे स्पीसीज का स्पर्म किसी दूसरे स्पीसीज के एग के साथ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सेकेंड लेवल ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन है विच ऑकर्स बिटवीन बाइंडिंग एंड EBR1 रिसेप्टर। अब इसके बाद आगे आती है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब फ्यूजन होगा स्पर्म एक्रोसोमल प्रोसेस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो फ्यूजन करने के लिए कोई ना कोई फ्यूजोजेनिक प्रोटीन रिक्वायर्ड रहेंगे। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम फ्यूजोजेनिक प्रोटीन, राइट। एंड ये फ्यूजोजेनिक प्रोटीन की तरह काम करता है बाइंडिंग प्रोटीन। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसके दो फंक्शंस हैं, बाइंडिंग प्रोटीन के दो फंक्शंस हैं, राइट। नंबर वन इज स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन, and number two it acts as fusion। तो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी होगा और फ्यूजन की तरह भी वह काम करे, राइट। देन अब आगे आता है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ऐसा नहीं है कि एक एग को सिर्फ एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा। स्पर्म तो हजारों पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म हेड के अंदर का न्यूक्लियस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना चाहिए। तो पॉलीस्पर्मी यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं सक्सेसफुल, तो उसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। लेकिन ऐसे पॉलीस्पर्मी को हमें नहीं होने देना है, हमको ब्लॉक करना है पॉलीस्पर्मी को, ठीक है। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दैट मीन्स वन स्पर्म शुड fertilize वन एग। एक स्पर्म ने ही एक एग को फर्टिलाइज करना चाहिए, पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए। और इस पॉलीस्पर्मी के पीछे दो मैकेनिज्म है, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। नंबर वन इज फास्ट ब्लॉक एंड नंबर टू इज स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक एज द नेम सजेस्ट ये फास्ट है, विद इन 1 to 3 seconds आफ्टर स्पर्म एंट्री फास्ट ब्लॉक लगेगा। और स्लो ब्लॉक जो है वह 1 मिनट लेता है। So fast block is activated within 1 to 3 seconds after sperm entry। स्पर्म एंट्री के 1 to 3 seconds के बाद ही फास्ट ब्लॉक लग जाएगा। एंड फास्ट ब्लॉक इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। फास्ट ब्लॉक में Na पॉजिटिव आयंस एग के अंदर एंटर करते हैं बाहर के सराउंडिंग से एग के अंदर Na पॉजिटिव आयंस एंटर करेंगे, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि पहले -70 था, अब ये जाकर इतना चेंज हो जाता है कि वह +20 मिलीवोल्ट हो जाता है। तो +20 मिलीवोल्ट और -70 मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क है, 90 मिलीवोल्ट का फर्क है, ठीक है। तो जो इंटीरियर है अब एग के अंदर का वह पॉजिटिव हो चुका है, पहले निगेटिव था। तो ऐसे केस में स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती, अदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती। जो अकेला अंदर चला गया है वो तो अंदर जाता जाएगा, लेकिन बाहर से दूसरे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। फिर बात आती है स्लो ब्लॉक की। स्लो ब्लॉक ये एक परमानेंट ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक ये एक टेम्पररी ब्लॉक है। तो स्लो ब्लॉक के अंदर हम ये कहेंगे कि वह एक्टिव होता है आफ्टर 1 मिनट।
1 मिनट के बाद ये एक्टिव हो जाएगा और बेसिकली एग साइटोप्लाज्म का कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने वाला है। तो स्लो ब्लॉक में कैल्शियम काम करता है, फास्ट ब्लॉक में सोडियम आयन काम करता है। तो एक साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी एंड कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि स्लो ब्लॉक लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि फास्ट ब्लॉक के केस में क्या होगा। ठीक है, देखो फास्ट ब्लॉक के केस में जो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं। ये सोडियम चैनल्स, दिस इज एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम अंदर आने के पहले जो एग का इंटीरियर था इट वाज निगेटिवली चार्ज्ड, -70 मिली वोल्ट ये रेस्टिंग पोटेंशियल था। लेकिन Na पॉजिटिव आयन चैनल्स अंदर आने की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वह अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज नियरली 20 मिली वोल्ट। तो ऐसे केस में अदर स्पर्म ये इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अदर स्पर्म इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जो अकेला स्पर्म अंदर जा चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूसरे स्पर्म अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको अंदर नहीं लाया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक। बेसिकली इन केस ऑफ फास्ट ब्लॉक देयर इज राइजिंग इन membrane potential because due to the entry of sodium ion channels we say that it causes depolarization of membrane। लेकिन कुछ देर बाद फास्ट ब्लॉक का इफेक्ट ना के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमें दूसरा ब्लॉक भी रेडी रखना पड़ेगा जो फास्ट ब्लॉक के बाद लगे, एंड दैट इज लेट ब्लॉक और वी कैन से स्लो ब्लॉक। अब इन केस ऑफ स्लो ब्लॉक हम ऐसा कहते हैं कि ये लेट है लेकिन परमानेंट है। so this type of block is late but permanent। मतलब एक बार अगर सक्सेसफुल लेट ब्लॉक लग गया तो फिर बाद में उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन केस ऑफ स्लो ब्लॉक और लेट ब्लॉक हम ये कहेंगे कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, these are cortical granules, right? These are cortical granules। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। देखो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज हो गए और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर का जितना भी कंटेंट है वह अब रिलीज हो चुका है। और इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के कंटेंट में क्या क्या रहता है? सीरीन प्रोटीएज रहता है, राइट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड रहते हैं, ओवास्टैसिन रहता है। सीरीन प्रोटीएज EBR1 रिसेप्टर को क्लीव कर देगा। EBR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, वो दूसरे स्पर्म के साथ बाइंडिंग उन्होंने परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, इसलिए EBR1 रिसेप्टर को क्लीव कर दिया जाएगा जिससे कि वो नॉन फंक्शनल हो जाए। और इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर प्रेजेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड अब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ये आप देख सकते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से अब हम कहेंगे कि एक थिक लेयर बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाएगी, थिक लेयर विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एनवलप। क्या कहेंगे उसको हम? फर्टिलाइजेशन एनवलप। यही चीजें अब हम वर्डिंग्स में लिखते हैं। ड्यू टू कैल्शियम रिलीज,
कैल्शियम इज स्टोर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एग। एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर्ड था उसको हम सेक्वेस्टर्ड कैल्शियम कहते हैं, उसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है। तो कैल्शियम अगर रिलीज हो गया तो हम कहेंगे कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा। कभी भी अगर साइटोसोल में कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो समझ लेना कि जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं वो फ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जिससे एक्सोसाइटोसिस हो। अब यहाँ पर एक की बात हम कर रहे हैं तो उसको हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कह रहे हैं, विच आर नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। दीज आर ऑल्सो वेसिकल्स, लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इसलिए क्योंकि ये एग के केस में हम पढ़ाई कर रहे हैं इसकी। जब एग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा तो ये ग्रैन्यूल्स जैसे दिखे होंगे। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस होने की वजह से अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर जो सीरीन प्रोटीएज है वह रिलीज हो जाएगा। सीरीन प्रोटीएज का काम है EBR1 रिसेप्टर को क्लीव करना, और बाद में म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एनवलप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एनवलप का फॉर्मेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन एनवलप अब स्पर्म की एंट्री को इनिबिट करेगी। राइट, स्पर्म की एंट्री को इनिबिट करेगी। तो ये है स्लो ब्लॉक, जो कि एक बार लग जाने पर इसके इफेक्ट हम रिवर्स नहीं कर सकते। राइट, देन अब आगे बात है एग के एक्टिवेशन की। ठीक है, एग का एक्टिवेशन होगा तो जैसे ही स्पर्म ने इंटरेक्शन किया है एग के साथ, देखिए ये स्पर्म है सपोज, और स्पर्म के रिसेप्टर को हमने कहा था EBR1 रिसेप्टर, बाइंडिंग इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये देखो, ये बाइंडिंग दिखा देते हैं हम, और बाइंडिंग को रिसीव करने वाला बाइंडिंग रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। राइट, ये रही एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक PIP2 प्रेजेंट रहता है। PIP2 दैट मीन्स फॉस्फेटिडिल आयनोसिटॉल बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो जैसे ही EBR1 एंड बाइंडिंग का सक्सेसफुल इंटरेक्शन होता है, PIP2 को क्लीव किया जाता है दो कंपोनेंट्स में। एक है डायअसाइल ग्लिसरॉल जो कि मेम्ब्रेन में ही रहेगा, और दूसरा है IP3 जो कि एक डिफ्यूजेबल केमिकल है। ठीक है, डिफ्यूजेबल केमिकल है। तो ये IP3 डिफ्यूज होके जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं इसके रिसेप्टर्स। राइट, these are receptors of IP3। देखिए ये IP3 यहां पर जाके बाइंड हो गया,
IP3 रिसेप्टर्स ने रिसीव किया IP3 को, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे, और कैल्शियम चैनल ओपन अप होने की वजह से अब कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगा साइटोसोल। तो हम ये कहेंगे कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होने की वजह से नाउ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक वी कैन से प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो कि H पॉजिटिव आयन को बाहर भेजेगा और Na पॉजिटिव आयन को अंदर लाएगा। ठीक है, तो इसको हम Na पॉजिटिव H पॉजिटिव एक्सचेंजर प्रोटीन कह सकते हैं। और अगर H पॉजिटिव आयंस एग के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि अल्कलिनिटी आएगी। अल्कलिनिटी दैट मीन्स जो पीएच है एग का वह इंक्रीज हो जाएगा, राइट। पीएच ऑफ एग इंक्रीजेस, और पीएच ऑफ एग इंक्रीज होने की वजह से अब बाद में एग का कंप्लीट एक्टिवेशन होगा। तो हम ये कहेंगे कि एग के एक्टिवेशन के अंदर दो चीजों का मेन रोल है। ठीक है, वो कौन सा है? कैल्शियम का इंक्रीज होना और पीएच का इंक्रीज होना। डायसाइल ग्लिसरॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ Na पॉजिटिव H पॉजिटिव एक्सचेंजर, राइट। और IP3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम है उसको रिलीज करवाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी। What is role of calcium and pH activation of egg? So both of these will lead to the activation of egg. तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ एग होगा, मतलब कि क्या क्या होगा? पहले तो डिग्रेडेशन होगा साइक्लिन का। हमने सेल साइकिल में पढ़ा है साइक्लिन CDK। साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा तो सेल साइकिल आगे जाएगी। ठीक है, देन मेम्ब्रेन का बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। मेम्ब्रेन का बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगी। ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ चीजें जैसे कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। रेस्पिरेटरी बर्स्ट मतलब कि जैसे ही एग एक्टिव हुआ, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एग के अंदर कम होगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एटीपी सिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा। अगर ज्यादा एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट में तो नहीं इंक्लूड होता, हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब इफेक्ट होगा कैल्शियम का और पीएच का। अब हमारा स्पर्म कहां तक आ चुका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो चुका है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारे एग के साथ अब स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होना चाहिए। अब इसको कहेंगे हम एग प्रो न्यूक्लियस। एंड दिस इज
स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, एग प्रोन्यूक्लियस एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। तो बेसिकली अब ये एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करेंगे और माइग्रेशन के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह डिसइंटीग्रेट होगी। पहले तो एग की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी और स्पर्म की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी वह डिसइंटीग्रेट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्रोमैटिड्स का फ्यूजन होगा। क्रोमैटिड्स का फ्यूजन होने के बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। राइट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। और फिर बाद में हम कहेंगे मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होके जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा। राइट, और फिर बाद में फिर से जाइगोट न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से प्रोड्यूस हो जाएगी। राइट, तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? देन लेट अस टॉक अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो बाहर की लेयर थी उसको हमने क्या कहा था, विच इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर सेल्स तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन जेली लेयर जैसा क्यूमुलस लेयर को दिखा दिया। हालांकि ये डायग्राम रॉन्ग है रेफरेंस बुक की। क्यूमुलस लेयर को आपने सेल्स के फॉर्म में दिखाना चाहिए। तो क्यूमुलस लेयर, उसके बाद आती है जोना पेल्यूसिडा। राइट, और उसके बाद आती है एग सेल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि स्पर्म को डिपॉजिट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो स्पर्म एक्टिवेट होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके बाद वे क्यूमुलस लेयर को डिग्रेड करेंगे या क्यूमुलस लेयर के थ्रू जाएंगे आगे। और क्यूमुलस लेयर के थ्रू जाने के बाद अब वहां पर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी जोना पेलुसिडा में। तो आप देख सकते हैं कि जोना पेलुसिडा को लाइज किया गया है और बाद में स्पर्म और एग मेम्ब्रेन का फ्यूजन किया गया है। तो ये बात याद रखना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जेली लेयर को पेनिट्रेट किया जाता है, उसमें पोर फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जोना पेलुसिडा के अंदर पोर फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, ये एक बात आपने याद रखनी। तो अब देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पहली स्टेप आती है कैपेसिटेशन। कंपेयर करो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पहली जो स्टेप थी वो कीमो अट्रैक्शन थी। अब यहां पर कीमो अट्रैक्शन नहीं होगा, पहले पहले होगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म मैच्योर होते हैं। जब मेल स्पर्म को डिपॉजिट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो बेसिकली डिपॉजिट करने के पहले वो इमेच्योर रहते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं रहती। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी गेन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। कैपेसिटेशन इज नथिंग बट maturation of sperm inside female reproductive tract। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर
स्पर्म मैच्योर होंगे, और जहां पर कैपेसिटेशन होगा दैट लोकेशन इज एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट हमें पता है, ये वो एरिया है जो कि ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब के पास का है, मतलब कि फॉलोपियन ट्यूब जहां पर ओवरी से कनेक्ट होती है वो एम्पुला ऑफ ओविडक्ट वाला एरिया है। अब इस प्रोसेस में काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। पहला है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड। कोलेस्ट्रॉल स्पर्म हेड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपिड रैफ्ट्स। सपोज ये स्पर्म हेड है, राइट, सपोज दिस इज स्पर्म हेड एंड this sperm head will be having various lipid rafts, इसको हम कहेंगे लिपिड रैफ्ट्स। तो कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोलिपिड दोनों मिलकर लिपिड रैफ्ट्स बनाते हैं। ये ऐसे बल्की स्ट्रक्चर रहते हैं जिसकी वजह से स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ये इंक्रीज करते हैं रिजिडिटी, रिजिडिटी इंक्रीज होने की वजह से हम कहेंगे कि इनिबिट होता है फर्टिलाइजेशन। तो फिर ऐसे लिपिड रैट्स को रिमूव करना चाहिए, राइट। नाउ लिपिड रैफ्ट्स आर रिमूव्ड बाय अल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो अल्ब्यूमिन प्रोटीन रिमूव करता है इन लिपिड रैफ्ट्स को। तो ये चीज याद रखना, लिपिड रैफ्ट्स को कौन रिमूव करता है? अल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड इज रिमूव्ड बाय अल्ब्यूमिन प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल मतलब कि लिपिड रैफ्ट। अब नेक्स्ट बात आती है कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की, जो कि स्पर्म के सरफेस के ऊपर से निकाले जाते हैं। अब ये इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज ना हो रिसेप्टर को। ये पर्टिकुलर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखते हैं, तो उनको हटा के हम रिसेप्टर को फ्री करा देंगे, सो दैट देयर विल बी नो ब्लॉकेज टू रिसेप्टर एंड दे रिमेन फ्री, रिसेप्टर फ्री रहेंगे। अब तीसरा जो इवेंट है कैपेसिटेशन का, दैट इज इफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव आयंस फ्रॉम स्पर्म हेड। अगर स्पर्म हेड से के पॉजिटिव आयंस का इफ्लक्स हो जाए तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर निगेटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर ज्यादा निगेटिव हो गया तो हम कहेंगे कि हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होने का इफेक्ट ये होगा कि स्पर्म ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर -70 से -90 की तरफ जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हम कहेंगे कि हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। -72 अगर प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब कि -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, इसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब कि -70 से -80, -90, इसको हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ये तीसरा इवेंट होगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होगा इंक्रीज्ड कैल्शियम परमेबिलिटी। कैल्शियम परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। 4 नंबर का जो भी नंबर होगा, ठीक है, इसका नंबर देख लेना। इंक्रीज कैल्शियम परमेबिलिटी की वजह से हम कहेंगे कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो ऑब्वियसली स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होगी। स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीज होगी मतलब कि उसका हाइपर एक्टिवेशन होगा, ठीक है। देन influx of bicarbonate ions from sperm. Bicarbonate ions, that means HCO3 negative. बाइकार्बोनेट आयन अंदर आने की वजह से पीएच इंक्रीज होगा। पीएच इंक्रीज होगा फ्रॉम 3.5 टू 7.0, और वी कैन से इन द रेंज ऑफ 7.2, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन होगा, तो याद रखना फाइब्रोनेक्टिन का एक्सप्रेशन होगा तो फिर इससे स्पर्म ज्यादा इफिशिएंटली फर्टिलाइजेशन कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इन्फ्लक्स किस चीज का होता है? बाइकार्बोनेट का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, पीएच इंक्रीज होगा, फाइब्रोनेक्टिन एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा। और इफ्लक्स या डिक्रीज किसका होगा? कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स निकलेंगे, और के पॉजिटिव बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लक्स और इफ्लक्स किन चीजों का होता है, ये आपने याद में रखना है, ठीक है। देन कैपेसिटेशन के बाद अब दूसरी स्टेप है कीमोटैक्सिस। देखिए यहां पर केमिकल का भी इन्वॉल्वमेंट रह सकता है या हीट का भी इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। केमिकल जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, सेंसिंग ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को सेंस कर कर स्पर्म जो है वह एग की तरफ अट्रैक्ट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में। जैसे कि रैबिट का केस देख लो, तो रैबिट के केस में प्रोजेस्टेरॉन को सेंस करता है स्पर्म, एग उसको रिलीज करेगा और एग की तरफ स्पर्म माइग्रेट करेगा। फिर बाद में आता है हीट। हीट के केस में हम ये कहेंगे कि कीमोटैक्सिस नहीं होगा, थर्मोटैक्सिस होगा, क्योंकि सिंस यहां पर हीट इन्वॉल्व है, थर्मोटैक्सिस कहा जाएगा। So in case of thermotaxis, sperm senses heat and migrate towards egg, एग की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो उसको हम थर्मोटैक्सिस कहें। फिर बाद में थर्मोटैक्सिस या कीमोटैक्सिस होने के बाद स्पर्म एग के पास पहुंच जाएगा और सबसे पहले क्या होगा? क्यूमुलस लेयर लग जाएगी, ठीक है। तो क्यूमुलस लेयर लग जाने के बाद अब आगे जाकर क्यूमुलस लेयर को पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, और फिर बाद में आती है एक्रोसोमल रिएक्शन, सॉरी एक्रोसोमल रिएक्शन विद इन जोना पेलुसिडा चाहिए यहाँ पर, क्यूमुलस नहीं, जोना पेलुसिडा करो, राइट। देयर इज एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन विद इन जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा को जब पेनिट्रेट कर देगा स्पर्म, तो फिर बाद में बाइंडिंग होगी स्पर्म की जोना पेलुसिडा के साथ, जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर के साथ, जिसको हमने जेडपी प्रोटीन कहा था, ठीक है। और इस जेडपी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन होने के बाद हम कहेंगे स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी जिसमें स्पर्म के कुछ प्रोटीन, स्पर्म के प्रोटीन इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे किसके साथ?
जोनोआ पेलुसिडा प्रोटीन के साथ, जेडपी प्रोटीन के साथ। अब वो कौन से प्रोटीन है ये ज्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे हम, सिर्फ आप इतना याद रखो कि इंटरेक्शन होती है जोना पेलुसिडा के साथ। फिर बाद में जोना पेलुसिडा पेनिट्रेट होने के बाद अब आगे आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्यूजन होगा स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म और एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन इन्वॉल्व है वो कौन से। याद रखना, स्पर्म की साइड से आता है इजुमो प्रोटीन और एग की साइड से आता है जूनो एंड CD9 प्रोटीन। इन दोनों की इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएट होगी along with sperm plasma membrane। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पर्म और एग का फ्यूजन हो रहा है। हालांकि ये डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि स्पर्म एग का फ्यूजन हो रहा है और जो प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है इजुमो एंड जूनो। इजुमो को हमने रेड कलर से दिखाया है और जूनो CD9 को हमने ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है, इजुमो और जूनो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है। और याद रखना, मेम्ब्रेन का फ्यूजन ये ऐसा नहीं होगा, मतलब कि सपोज ये एग है और एग को डायरेक्टली स्पर्म ऐसे फर्टिलाइज नहीं करेगा, ऐसे करने वाला है, इक्वेटोरियली फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो देयर इज फ्यूजन ऑफ sperm and egg plasma membrane by equatorial region। इक्वेटोरियल रीजन मतलब कि ये ऐसे, देखो स्पर्म ऐसे फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, ऐसे फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, वह कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज कर रहा है, साइड टू साइड, हेड टू हेड नहीं, साइड टू साइड। ठीक है, तो अब जैसे ही स्पर्म और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो अब ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी लग जाएगा, राइट। और ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में याद रखना कि मैमल्स के केस में सिर्फ स्लो ब्लॉक ही रहता है। तो आप लिख सकते हो 8 स्टेप यहां पर। ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी देयर इज ओनली स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म एक टाइम पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वहां पर फास्ट ब्लॉक पहले लगता है फिर बाद में स्लो ब्लॉक। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब वजैना से माइग्रेट करते हैं स्पर्म एग की तरफ, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कुछ हंड्रेड्स ही पहुंच जाते हैं और उनमें से कोई एक फर्टिलाइज करता है। तो बेसिकली फास्ट ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर स्लो ब्लॉक से भी काम चल जाएगा। सो ये सारी चीजें थी अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन।